Hello and welcome to the channel. Today we will deal with CPC parties to suit order number 1. Order number 1 में बताया हुआ है parties to suit. Now in last lecture we have dealt with that the parties to suit are the plaintiff and the defendant, which are been known by the different names in various situations. जैसे plaintiff and defendant हिंदी में जिसको वादी and प्रतिवादी वादी और प्रतिवादी कहा जाता है। अगर कोई पेटिशन लगाता है, पेटिशन इन द सेंस डाइवोर्स मैटर्स, क्योंकि डाइवोर्स की पेटिशन लगती है। नॉर्मल केस में आप प्लेंट फाइल करते हो, मगर डाइवोर्स का अगर केस फाइल कर रहे हो तो डाइवोर्स को पेटिशन कहा जाता है, डाइवोर्स पेटिशन फाइल करते हैं। तो डाइवोर्स पेटिशन में जो फाइल करता है दैट इज द पेटिशनर, एंड जिसके अगेंस्ट फाइल हुआ है हु इज डिफेंडिंग द केस दैट इज रिस्पोंडेंट। एक और सिचुएशन लेते हैं दैट इज मेंटेनेंस। इफ यू फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस की आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इन दैट सिचुएशन द पर्सन हु इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज एप्लीकेंट, एंड द पर्सन हु इज डिफेंडिंग, हु इज अपोजिंग दैट एप्लीकेशन, that person, that party is considered as the respondent. So in such situations the plaintiff and defendant, वादी और प्रतिवादी, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दैट इज प्लेंटिफ डिफेंडेंट, petitioner respondent, applicant respondent, or in any other name in which it can be called. ठीक है। ऑर्डर नंबर 1 में, इन ऑर्डर नंबर 1 we will deal with ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3, ऑर्डर 1 रूल 9। बेसिकली हमने ये तीन इसलिए लिया है बिकॉज ऑर्डर 1 रूल 1 says that joinder of plaintiff, order 1 rule 3 joinder of defendant, and order 1 rule 9 is non-joinder and misjoinder. So order 1 rule 1 and order 1 rule 3 को हम अगर साथ में कर ले तो that is joinder of parties. Now in situations of joinder of parties, अगर plaintiff और defendant को हम अगर join कर रहे हैं, किस situation में हम join करेंगे? join करने की situation ये रहेगी if the cause of action is same and the subject matter is same. ठीक है। situation जैसे हमने पिछली एलिमेंट्स ऑफ सूट की क्लास में हमने देखा था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सूट इज कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, मैटर इन इशू, टाइटल, पार्टीज एंड रिलीफ। इन सच सिचुएशंस इफ कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड मैटर इन इशू इज सेम, देन इन सच सिचुएशंस joinder of parties can be done. So rule 1 and rule 3 says that if the relief is arising out of, right to relief is arising out of same transaction or series of transaction. ये पहला पॉइंट उसमें बताया हुआ है, if right to relief is arising out of same transaction or same series of transaction, and second thing, if there is a common question of law and common question of fact. अब common question of law and common question of fact is fact in relation to subject matter and fact in relation to cause of action. ठीक है। तो ऐसी situations पे when right to relief is arising out of same transaction or same series of transaction or and cause of action is same, that means question of law and question of fact is same in both the situations. अब यहां सिचुएशन कैसी हो रही है? यहां सिचुएशन हो रही है कि प्लेंटिफ एक है और डिफेंडेंट एक है, मगर इस डिफेंडेंट ने बहुत सारे प्लेंटिफ्स के अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है, मोर देन वन प्लेंटिफ। अगर एक ही डिफेंडेंट है, एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, एक ही सब्जेक्ट मैटर है, मगर वो डिफेंडेंट ने बहुत सारे प्लेंटिफ्स ने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ है, बहुत सारे प्लेंटिफ ने एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया हुआ है। एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, इसने कर्जा इससे भी लिया था, इससे भी लिया था, इससे भी लिया था। ठीक है। ये सब एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। ये लोग सेपरेटली सूट फाइल कर रहे हैं इस पर्सन के अगेंस्ट कि इसने हमसे 5,000 रुपए लिए, इसने हमसे 5,000 रुपए लिए, इसने हमसे 5,000 रुपए लिए। रिलीफ सिर्फ 5,000 का ही है, इशू सिर्फ 5,000 का है, मगर ये पार्टी नंबर 1 भी यही बात कर रहा है कि डिफेंडेंट ने 5,000 रुपए लिए,
प्लेंटिफ नंबर 2 भी यही बात कर रहा है, पार्टी ने डिफेंडेंट ने हमसे 5,000 रुपए लिए। प्लेंटिफ नंबर 3 भी यही बात कर रहा है कि डिफेंडेंट ने हमसे 5,000 रुपए लिए, लिया है सिर्फ 5,000, मगर यहाँ क्लेम बन गया 15,000 का। ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि आप इकट्ठा हो जाओ और एक बार में एक केस फाइल करो। ठीक है, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किया टू ज्वाइन द पार्टीज। अगर ये मान लो फर्म नहीं भी होती तो भी राइट टू रिलीफ तो एक ही पर्सन के अगेंस्ट है, राइट टू रिलीफ एक ही पर्सन के अगेंस्ट है। अगर मान लो ये एक फर्म के तीनों पार्टनर नहीं होते, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तीनों को डिफेंडेंट से पैसा लेना है, डिफेंडेंट ने तीनों से पैसा लिया था, तीनों ने क्लेम कर दिया है। ऐसे सिचुएशंस में डिफेंडेंट सेम है मगर कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है। कॉज ऑफ एक्शन क्यों सेम है? क्योंकि सबको पैसा लेना है। प्लेंटिफ अलग अलग है। तो कोर्ट ऑर्डर करके एक काम करो, सब इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा एक सूट फाइल करो। क्यों? क्योंकि बर्डन ऑफ कोर्ट कम हो जाएगा, कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा। साथ में जो रिसोर्सेस इस सूट में लगने हैं, इस सूट में लगने हैं और इस सूट में लगने हैं, ये तीनों रिसोर्सेस की जगह आप एक ही सूट में सब रिसोर्सेस अप्लाई कर सकते हो। सेम सिचुएशन यहां भी हो रही है कि प्लेंटिफ एक है मगर डिफेंडेंट एक से ज्यादा है। प्लेंटिफ एक है, कॉज ऑफ एक्शन वही है, ट्रांजैक्शन वही है, मगर डिफेंडेंट एक से ज्यादा है। इन सच सिचुएशंस कोर्ट कैन ऑर्डर टू अटैच ऑल द डिफेंडेंट्स इन वन सूट। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में डिफेंडेंट एक होके प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का सूट फाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन ज्वाइंटर एंड मिस ज्वाइंटर की। Non-joinder and misjoinder is when the party which is necessary to the suit has not been attached in a suit. इसका एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। जैसे एक ही प्रॉपर्टी थी, बी ने उसको एक्वायर कर लिया और सी उस प्रॉपर्टी पर रेंट पे रहता था। आपने ए ने सूट फाइल कर दिया सी के अगेंस्ट, जबकि रॉन्गफुली एक्वायर किया है बी ने। ए ने सूट फाइल कर दिया सी के अगेंस्ट, रॉन्गफुली एक्वायर हुई थी प्रॉपर्टी बी के द्वारा। तो बी इज द नेसेसरी पार्टी बट हैज नॉट बीन ज्वाइंड बाय द प्लेंटिफ, दैट इज नॉन ज्वाइंटर। और मिस ज्वाइंटर वो है कि जो पार्टी नहीं है आपने उसको पार्टी बना के रखा। एक ही प्रॉपर्टी रेंट पे रहता था सी, एक्वायर कर ली बी ने और आपने प्रॉपर्टी बना के रखा है डी, मतलब ए वर्सेस डी सूट जो सूट फाइल हुआ है, ए ने फाइल किया डी के अगेंस्ट। ना डी प्रॉपर पार्टी है ना नेसेसरी पार्टी है, उसको जबरदस्ती सूट में ला के रखा हुआ है। और जो एक्चुअली पार्टी था दैट इज बी, जो रॉन्गफुली एक्वायर कर रहा था प्रॉपर्टी को, जो एक्चुअली पार्टी होना चाहिए था वो पार्टी बनाया ही नहीं गया। ऐसी सिचुएशन में दैट इज मिस ज्वाइंटर। जो पार्टी है ही नहीं, जिसको सूट से लेना देना ही नहीं है, उसको पार्टी बना दिया, दैट इज मिस ज्वाइंटर। और जो नेसेसरी पार्टी था उसको पार्टी ही नहीं बनाया, दैट इज नॉन ज्वाइंटर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोफार्मा डिफेंडेंट। प्रोफार्मा डिफेंडेंट is the defendant which is the person who is made a defendant but no rights has been claimed against such person. एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी थी जिसके 4 ओनर थे, 4 भाई थे और पिताजी की प्रॉपर्टी थी। डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी चारों भाइयों में डिवाइड हो जानी चाहिए थी, मगर एक भाई ने उसको रॉन्गफुली एक्वायर कर लिया, बाकी के 3 भाइयों को हटा दिया। ठीक है, छोटा भाई था, उसने जबरदस्ती वो प्रॉपर्टी हथिया ली और बाकी के जो 3 उसके बड़े भाई थे उनको निकाल दिया प्रॉपर्टी से। अब उसमें से उन तीनों में से एक पर्सन ऐसा खड़ा हो जाता है कि नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मगर बाकी के 2 खड़े नहीं होते। बाकी के 2 बोलते चलो अपना ही भाई है, क्यों केस फाइल करें। ऐसे सिचुएशन में जो पार्टी जिसको प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी चाहिए, मान लो कि ए बी सी और डी ये 4 भाई थे, प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली डी ने और प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ए को, और बी और सी ए के सपोर्ट में नहीं है। बी और सी को भी प्रॉपर्टी चाहिए मगर ये सूट नहीं फाइल करना चाहते, ये ए को सपोर्ट नहीं करना चाहते।
ऐसे सिचुएशन में ए क्या करेगा, ए सूट फाइल करेगा बी के अगेंस्ट और डिपेंडेंट प्रोफॉर्मा डिपेंडेंट बी और सी को भी बना देगा। मतलब ए वर्सेस डी, बी एंड सी, ठीक है, ए वर्सेस डी, बी एंड सी, जिसमें ए प्लेंटिफ है और बी, सी और डी डिपेंडेंट है, जिसमें से बी और सी का कोई स्टैंड नहीं था, इसलिए बी और सी प्रोफॉर्मा डिपेंडेंट है। इनसे उसको कुछ एक्वायर करना नहीं है, इसके अगेंस्ट राइट क्लेम नहीं कर रहा है, राइट क्लेम कर रहा है इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा हुआ है। बी और सी तो पहले ही बाहर है, बी और सी तो पहले ही बाहर है, तो जो बाहर है उससे आप क्लेम क्या करोगे? इन लोगों के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, प्रॉपर्टी जब है ही नहीं तो आप क्लेम किस चीज का करते हैं? मगर क्लेम आपको चाहिए, कोर्ट जब डिसाइड करेगी मैटर तब इनका राइट भी डिसाइड करेगी। जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी चारों भाइयों में तब इनका भी राइट होगा उस प्रॉपर्टी, सिर्फ ए और डी का नहीं होगा। इन दोनों का राइट भी उस प्रॉपर्टी पे है, इसलिए ये दोनों प्रोफॉर्मा डिपेंडेंट है, ठीक। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है प्रोफॉर्मा डिपेंडेंट का। नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी, ये जो दो टर्म्स हमको दिखते हैं ये हमको सीपीसी में नहीं दिखते। These two terms are derived in the commentary. सीपीसी में अगर आप बेयर एक्ट के थ्रू देखोगे तो रूल 1 और रूल 3, रूल 1 और रूल 3 जो बात करता है जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंटर ऑफ डिफेंडेंट, और रूल 9 जॉइंटर और मिस जॉइंटर, नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर। अब नॉन जॉइंटर और मिस जॉइंटर से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी जिसके अभाव में कोर्ट जजमेंट पास कर ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था, पिछला एग्जांपल हमने कौन सा लिया था कि ए की एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बी ने उसको wrongfully एक्वायर कर लिया, सी वाज ऑन रेंट, ठीक है, तो ए इज ओनर, तो जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है ये सूट फाइल करेगा बी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ए एंड बी आर द नेसेसरी पार्टी, सी इज द प्रॉपर पार्टी, ठीक है। अगर सी सूट में ना हो तो भी जजमेंट आ जाएगा, मगर बी सूट में ना हो तो जजमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में नेसेसरी पार्टी इज ए एंड बी एंड प्रॉपर पार्टी इज सी, ठीक है। तो होपफुली इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे जो चीज इसमें बताई हुई है ऑर्डर 1 में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रूल 2 एंड रूल 3a। नाउ रूल 2 एंड रूल 3a says that if after doing this joinder of plaintiff or after doing this joinder of defendant, if any of the defendant is making any default or delay is conduct is making delay in the process, ठीक है, कोर्ट के प्रोसेस में अगर कोई डिले होता है, ऐसे सिचुएशन में आप सेपरेट हो सकते हो। ये जो आपने जो 3 डिफेंडेंट्स थे हमारे एग्जांपल में, 3 डिफेंडेंट्स हमने एक करके एक ही सूट बनाया था, और इन तीनों में से कोई एक ऐसा डिफेंडेंट है जो डिले कर रहा है, या ऐसा कोई प्लेंटिफ है जो प्रोसीडिंग प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा है, डिले इन जो जॉइंडर्स होने की वजह से प्रोसीडिंग में डिले हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप वापस अपना सूट अलग कर सकते हो, यू कैन सेपरेट योर सूट, ठीक है। ये रूल 2 और रूल 3a बताता है। आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।